हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं मौलूदा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 1.2 का जो उदाहरण है। प्रश्नमाला 1.2 में जो कौन कौन से उदाहरण काम में आएंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें उदाहरण नंबर 5 से शुरू है। इससे पहले अपन ने उदाहरण नंबर 4 तक पिछले वाले प्रश्नावली में कर लिया है और प्रश्नमाला 1.1 भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज अपन करने वाले हैं उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 क्या है इसको देखते हैं एक बार। देखो ये क्या बोल रहा है, एक बार उदाहरण नंबर 5 को पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। संख्याओं, संख्या नहीं कहा, संख्याओं यानी कि संख्या ज्यादा है। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। संख्याओं यानी कि संख्या पर नहीं, संख्याओं, संख्या 1 2 3 ज्यादा है इसमें, है ना, कहने का मतलब। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n बराबर प्राकृत संख्या है। तो n तो प्राकृत संख्या बोले तो n बराबर 1 2 3 4 ऐसे है, ठीक है, ऐसा मान है। n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या कोई n का ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है, n का ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होता है। n का ऐसा मान ढूंढना अपन को जो मतलब 4 की घात में यह कर दूं कुछ भी, मतलब वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। जैसे 0 पर समाप्त है, पहले इसको समझ लेते हैं। 4 की घात n पर विचार करना अपन को, यानी कि 4 की घात n पर, जैसे मैं 4 की घात 1 लेता हूं तो कितना आता है? 4 आता है। 4 की घात 2 लेता हूं तो 4 चौक 16 होता है। 4 की घात 3, 4 की घात 4, ऐसे अपन को लेना है। तो इनमें मतलब देखो शेषफल, सॉरी यहाँ पे इसकी 4 की घात n के रूप में मैं 1 2 3 प्राकृतिक संख्या रख रहा हूं तो कहीं पे 0 आएगा। तो इसको देखो समझने के लिए एक नियम बता दो। अब यहाँ पे देखो, जिसके लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या, जैसे 30 ही ले लो, 30 ले लो, तो 30 के इकाई का अंक क्या आ रहा? 0, यानी कि 30 जो मतलब संख्या है, ये संख्या क्या? अंक नहीं, अंक अलग चीज होती है, संख्या अलग होती है। अंक 9 ही 10 होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये 30 पर समाप्त हो रही है, 30 पर समाप्त हो रही है मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करो 30 के, तो 30 के 15, 3 3 पंजो 15, अभाज्य गुणनखंड किया 30 का, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे कोई दूसरी और संख्या ले लो, जैसे 120 ही ले लो, 120 ले लो। 2 का भाग दिया 60, 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15, 3 5, यानी कि 120 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की घात 3, 1 3 बार है ना, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे कुछ समझे? यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ है कि देखो जो संख्या 0 पर समाप्त होगी ना, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसके उसके जो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में 2 की घात m 2 इंटू 5 का जोड़ा तो अनिवार्य रूप से आएगा। 2 इंटू 5 का, देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 आ रहा है इसलिए 0 आया, यहाँ पे 2 इंटू 5 आया इसलिए 0 पर समाप्त हुई। लेकिन जिस संख्या में जो 2 इंटू 5 का जोड़ा नहीं आता है वो संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो कहने का मतलब इसको भी देखते हैं अपन। इसका देखो यहाँ पे जो ये बना लो, एक लाइन लिख लो, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको एक बार नोट कर लो। देखो क्या लिखा मैंने, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 का जोड़ा हो, 2 इंटू 5, देखो घात कितनी भी बार आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक बार तो होना चाहिए 2 इंटू 5 का जोड़ा। 2 इंटू 5 का जोड़ा हो तो वे संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं, वे संख्याएं 0 पर समाप्त होती है। अब जैसे यहाँ पे 4 के गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 इंटू 2, यहाँ पे 5 तो नहीं आया, 5 नहीं आया तो अपन क्या कह सकते हैं? इन 2 की घात, सॉरी क्या कह सकते हैं अपन? 4 की घात n में क्या कारण आ गया?
ये आ गया 4 की घात n संख्या, 4 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 4 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जबकि नियम क्या कहता है, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का हो तो वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ये एक बार ऊपर टाइटल पे लिख लेना ऊपर की तरफ, ताकि आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसको उतार लो। इसके बाद लेते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण क्या है उसको भी देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके जो भी उतारना चाहते हो उतार सकते हो। ओके, तो मैं इसको उतारना, उसको तो देखो समझने के लिए उतार लेना, और ये तो टाइटल पे लिख लेना ताकि आपको समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इसको उतारना, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब लेते हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको करना। देखो क्वेश्चन को पढ़ेगी 1-2 बार पढ़ना चाहिए अपन को, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते नहीं अपन अगर करने लग जाए ना तो उसको मतलब वो बोल क्या रहा है, अपन कर क्या देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ अपन ने पहली प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन परिमेय से भी निकाला था, तो अब इसमें किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल ले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार एचसीएफ निकालते हैं, किस किस का निकालना है, 6 का और 20 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए आपको पहली बात तो मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं, तो 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 2 का 3 का गया, 3 एकम 3, यानी कि 6 को किस रूप में लिख सकता हूं मैं, 2 × 3। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड किए 10, 2 का भाग दिया 5 और फिर 2 का दिया 5 का, 10 20 5। ठीक है, ये तो 20 के बराबर क्या आ गया, 2 × 5। इनसे निकालना अब एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ, पहली बात तो एचसीएफ तो जो देखो ये तो बहुत आसान है, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी है ना। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ तो हो गया 2। अब एलसीएम कहते हैं जो अधिकतम घात होती है, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 × 3, ऊपर तो यही रहेगा। ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 × 5, यानी कि एक तो अधिकतम घात लेनी और जो बाकी बचे उनको गुणा कर लेना। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 की, एलसीएम, तो 2 की घात 2 यानी कि 2 × 2 और 3 × 5। जो कॉमन होना, कॉमन को तो एक बार लेना है और बाकी सभी को गुणा कर लेना है। तो गुणा करते हैं इसको, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 5 दूनी 10, इसको गुणा किया तो 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम क्या आ गया, 60। ये एचसीएफ और एलसीएम अपन ने निकाल लिया और ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अब लेते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है उसको भी देखते हैं, एक बार बोर्ड पे लिख देता मैं, उदाहरण नंबर 7 है, तो इसको उतारना चाहते हैं उतार लो। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं, तो अब लेते हैं उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 क्या है उसको भी देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या ज्ञात करना अपन को, एचसीएफ, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके बाद फिर क्या, इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, 96 के और 404 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने अपन को, 96 व 404 के। 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ मैं पहले यहाँ पे, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दे रहा है, तो 4 और 8, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3 × 3 एकम 3। तो 96 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 96 बराबर लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5 × 3, 1 2 3 4 5। तो ये मैंने 96 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब किसके करने हैं, 404 के। तो 404 के गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि यहाँ पे जो संख्या आएगी ना उसके मतलब यहाँ पे मतलब जो संख्या आएगी वो अभाज्य ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत नहीं रहा होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। किसका 404 में 2 का भाग दिया तो 2 का भाग दिया कितना आएगा 202, फिर 2 का जा रहा है 101। अब 101 में किसी का नहीं जाता, 101 में 101 का ही जाता है। ठीक है, तो 1 आ गया। यहाँ तक आई समझ में? अभाज्य गुणनखंड करना थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए मैंने। तो यानी कि 404 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 101। तो पहले तो क्या याद करना अपन को एचसीएफ याद करना। तो एचसीएफ क्या आएगा, एक तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया इनका 4। तो एचसीएफ लिख देता हूं मैं, एचसीएफ बराबर 4। अब एलसीएम जो कॉमन आया ना उनको तो लेना है एक बार, और जो बाकी बच्चा है उनको गुणा कर लेना है ना। तो बाकी जो बच्चा अपने पास एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे 2 इंटू 2, ये तो दोनों कॉमन है, इनको मैंने एक बार ले लिया। अब क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे क्या बच रहा है 101। तो अब इनको गुणा कर लो, तो गुणा किया तो यहाँ पे आएगा 9696। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एलसीएम ज्ञात करो फिर एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, मतलब देखो एक सूत्र है, उस सूत्र से भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इसका, ऐसे देखा जाए तो किसका 96 और 404 का। कैसे होता है वो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या है 96 इंटू 404 बटेवा संख्याओं का HCF, किसका 96 और 404 का HCF। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 96 इंटू, इसको ऐसा कैसा रहने दो, 96 इंटू 404। अब 96 का और 404 का HCF क्या है अपने पास 4, तो इसको कैंसिल कर लो, ये 101 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पे बच गए ये 96 इंटू 101, ये भी बराबर 9696 आएगा आंसर, ये इसका आंसर है। तो इसने एचसीएफ के लिए पहले एचसीएफ निकालने के लिए इसलिए कहा था कि इस सूत्र से भी अपन इसको कर सकते हैं, और यहाँ तक ये भी इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से किया था, इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखने वाले इसके बाद इसका नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 में बोर्ड पे लिख देता हूं। तो अब लेते हैं उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो घबराना मत कि 3 संख्या आ गई और 2 में तो अपन निकाल लेते, 3 का क्या होगा, 3 का भी होगा समाधान। किस प्रकार, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे। तो इसमें 6 का 120 का और 72 का, किसका इसका हल 6, 72, 120। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं मैं। पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं यहाँ पे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड किया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया 3 और 3 एकम 3। तो 6 को किस रूप में लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3 के रूप में। ठीक है, अब करता हूं मैं 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो 72 के सब भी पहले थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। तो अब करता हूं 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये 72 में पहले देते हैं 2 का भाग, तो 2 तिया 6 और 2 छकी 12, फिर 2 का दिया, ये हो गया 2 एकम 2, 2 टी 16, फिर 2 का दिया 9,
फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 3 एकम 3। तो मैं इसको 72 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो 6 का तो आ गया अपने पास 2 इंटू 3 और 72 का क्या आ गया 72 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 बार 2 इंटू 3 इंटू 3। अब किसका करना है 120 का। तो 120 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 120 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर 15 में 3 का दिया 5 और 5 में 1 का भाग 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया। तो 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं 120 2 इंटू 2 इंटू 3 बार इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनको ध्यान से समझना, ये प्रश्न सभी प्रश्नावली में काम में आने वाले हैं त्रिकोणमिति में इसमें, क्योंकि जो अपन भिन्न वाली जोड़ बाकी करते हैं ना उसमें भी एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एलसीएम तो अपन ने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिए इसके। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो देखते हैं इसमें जो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है सभी में, ठीक है, और एक देखो ये 3 कॉमन आ रहा है, एक ये 3 ये 3, यानी कि ये 3 का जोड़ा, यानी कि 3 और 2 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका एचसीएफ बराबर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2 इंटू 3 यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 1 2 3 है तो 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे आ गया 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, और ये तो ऐसा कैसा नॉर्मल रहने वाला। तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो जिस संख्या की अधिकतम घात है ना उस संख्या को ले लो, है ना। तो अधिकतम घात 2 की कितनी है 3 है, ठीक है, 2 की घात 3 है अधिकतम, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो उसको मैंने 2 ले लिया है, और 5 की 5 एक बार ही है तो 5 को मैंने ये ले लिया। अब गुणा कर लो इसको, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 3 है 3 की घात 2, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे करो गुणा, तो 5 दूनी 10 और 10 दो 20, 20 और 20 दूनी 40, 40 तिया 4 3 12 और 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36। तो एलसीएम क्या आ गया 360। तो एलसीएम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं एचसीएफ बराबर 6 और एलसीएम बराबर 360, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अब देखने वाले इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लो। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नमाला 1.2 प्रश्नमाला देखने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करिए उतार लेना। ओके।